सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के प्रथम राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी काव्य की विशेषताएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय है, उनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 को झांसी के चिरगांव में हुआ था। उनके पिता श्री रामचरण कनकने एक व्यापारी थे। उनके पास बेशुमार धन दौलत थी और बहुत ही संपन्न व्यक्ति रामचरण कनकने थे। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ वो बड़े ही संपन्न परिवार में हुआ और यह बात प्रचलित है कि रामचरण कनकने के पास इतनी धन दौलत थी कि उस समय झांसी में एक अंग्रेजी ढंग के विद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसे मैकडोनल्ड हाई स्कूल कहा गया था। इसी मैकडोनल्ड हाई स्कूल में मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी हुई थी और इस मैकडोनल्ड हाई स्कूल के लिए रामचरण कनकने, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के पिता थे, उन्होंने उस समय 3000 रुपये उस स्कूल के निर्माण के लिए दिए थे। और उस समय के 3000 रुपये आप यदि आज की मुद्रा से तुलना करें तो लगभग 1 करोड़ रुपया बनता है। तो इतने संपन्न परिवार के मैथिली शरण गुप्त थे। गुप्त जी अंग्रेजी ढंग की शिक्षा को पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वे डिप्टी कलेक्टर बने। इसीलिए उन्होंने उनका दाखिला भी अंग्रेजी ढंग के स्कूल मैकडोनल्ड हाई स्कूल में करवाया था। लेकिन गुप्त जी का मन पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने में, मस्ती करने में लगता था और ये बात प्रचलित है कि वे पतंग उड़ाने और चक्री चलाने में बहुत आनंद लेते थे और उसी कार्य को वे अधिक करते थे। पिताजी जो चाहते थे, शायद उसका प्रभाव अधिक गुप्त जी पर नहीं पड़ा। साथ ही आप यह बात भी समझें कि जो उनके पिता रामचरण कनकने थे, वे भी एक साहित्यिक और भक्त व्यक्ति थे। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्य की रचना भी की थी और ईश भक्ति में भी उनकी विशेष रुचि थी। पिंगल के बड़े अच्छे विद्वान थे। पिंगल उसे कहते हैं जिसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण होता है और जो कि काव्य के लिए अत्यंत उपयुक्त एक भाषा मानी जाती है, पिंगल भाषा, जिसमें आदि काल में और भक्ति काल में भी कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई। तो रामचरण कनकने जी ने भी अध्यात्म रामायण की रचना की थी। तो इस प्रकार से जो साहित्य लिखने के और जो भाषाई गुण थे, वो गुप्त जी को अपने पिता से ही मिले और यही कारण रहा होगा कि वे भी भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए और साहित्य लिखने के लिए प्रेरित हुए। मनुष्य का समय बदलता रहता है। मैंने आपको बताया कि बड़े संपन्न परिवार में गुप्त जी का जन्म हुआ, लेकिन सन 1904 के आते आते, जब गुप्त जी केवल 18 वर्ष के ही थे, उनके ऊपर एक साथ कई
दुर्भाग्यों ने आक्रमण किया। पहले उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई, उसके तुरंत बाद उनके पिताजी भी चल बसे और 1 वर्ष बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। तो मैथिली शरण गुप्त उस समय अकेले पड़ गए। साथ ही जो संपन्नता उनके पास धन संबंधित संपन्नता थी, वो धन संबंधी संपन्नता भी नष्ट हो गई और उन्हें व्यापार में लाखों का घाटा झेलना पड़ा और ये कहिए कि विपन्न दशा में ही वो पहुंच गए। तो गुप्त जी ने वह समय भी देखा जो अत्यंत कष्ट का समय था और बड़ी अल्प आयु में ही उस समय को उन्होंने देखा। उसके बाद उनके सगे संबंधियों ने उनका दूसरा विवाह कर दिया और दूसरा विवाह भी उनका अधिक दिनों तक नहीं चला, वह भी केवल 10 वर्ष तक ही चला और उनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई 1914 में। इसके बाद गुप्त जी के सगे संबंधियों के दबाव से ही उनका तीसरा विवाह भी हुआ, जो कि 1917 में हुआ। उसके बाद गुप्त जी निरंतर साहित्य सेवा में तो लगे ही रहे। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके साहित्यिक गुरु सिद्ध हुए और उन्होंने उनकी काव्य रचना को एक ऐसी दिशा प्रदान की जो उनकी मृत्यु पर्यंत अनवरत जारी रही। 1936 में महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की और उन्हें उनकी कृति साकेत पर सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। इसके बाद सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1952 से सन 1964 तक वे 2 बार राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। उन्होंने राज्यसभा की गरिमा को बढ़ाया और राज्यसभा में कोई भी विधेयक, वित्तीय विधेयक खासकर, उनकी कविता के बिना नहीं गुजरता था। इसके बाद राज्यसभा ने उनको विदाई दी 2 कार्यकाल के बाद 1964 में और दिसंबर 1964 में ही गुप्त जी ने इस संसार को अलविदा भी कहा। इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त जी ने हिंदी साहित्य में एक लंबी यात्रा तय की, जिसमें उन्होंने अनेक तरह के अनेक भावों से और अनेक विषयों से संबंधित कविताओं की रचना की और इतनी प्रसिद्ध कविताओं की रचना गुप्त जी ने की कि आज भी वे जनमानस के मुख पर, जनमानस की वाणी पर वे कविताएं विद्यमान हैं। दूसरी बात यह है कि गुप्त जी उस समय में खड़ी बोली की कविताएं लिख रहे थे जब काव्य के लिए ब्रज भाषा को ही उत्तम माना जाता था। खड़ी बोली जिसको हम हिंदी कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी की काव्य के लिए इतनी उपयुक्तता उस समय कवि लोग नहीं मानते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुप्त जी ने हिंदी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे आगे बढ़ाया और हिंदी के विकास में गुप्त जी का योगदान अतुलनीय है, अद्वितीय है। तो इस तरह से हमने गुप्त जी के जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें जानी। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गुप्त जी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। गांधी जी के संपर्क में वे रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि एक और महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके संपर्क में भी गुप्त जी रहे। और 1942 में जब गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उस समय गुप्त जी
जेल में भी गए और लगभग 7 महीने तक वो जेल में रहे। तो इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्तित्व गुप्त जी के जीवन वृत्त से हमें दृष्टिगोचर होता है, जिसने देश के लिए साहित्य की रचना की और अपने व्यवहार में भी वो देशभक्ति का कार्य करते रहे। अब हम गुप्त जी की रचनाएं और उनकी रचनागत विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। हम इन रचनाओं और रचनागत विशेषताओं को उनकी साहित्यिक यात्रा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की और उन रचनाओं की क्या क्या विशेषताएं थी। इन बातों के आधार पर हम उनकी रचनाओं को भी और उनकी रचनागत विशेषताओं को भी जान सकते हैं। गुप्त जी पहले ब्रज भाषा में ही कविताएं लिखते थे। उनकी जो प्रारंभिक कुछ कविताएं थी वो 3 पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी और वो कविताएं ब्रज भाषा में होती थी। मैं उन 3 पत्रिकाओं के नाम आपको बताना चाहूँगा। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्योपकारक, बम्बई से प्रकाशित होने वाली वेंकटेश्वर और कन्नौज से प्रकाशित होने वाली मोहिनी नामक तीनों पत्रिकाओं में गुप्त जी की ब्रज भाषा की कविताएं छपती थीं। लेकिन उस समय जो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम थे और वह खड़ी बोली हिंदी में साहित्य को प्रकाशित करवाने की अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और सरस्वती पत्रिका, जो कि उस समय की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उस पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक भी थे। और जिस भी कवि की कोई कविता सरस्वती पत्रिका में छपती थी वह बड़ी प्रतिष्ठा का विषय था कि किसी कवि की कविता सरस्वती पत्रिका में छपे। तो उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी रेलवे में नौकरी करते थे, साथ ही पत्रिका का संपादन भी करते थे और वे झांसी रेलवे में काम करते थे और झांसी में ही गुप्त जी भी रहते थे। गुप्त जी को ज्ञात हुआ कि सरस्वती पत्रिका के संपादक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी झांसी में ही हैं। उनकी भी इच्छा हुई कि उनकी भी कोई कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास वे गए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कविता आप सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करें। तो द्विवेदी जी ने कहा कि सब चाहते हैं कि उनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हों, लेकिन यह सभी के लिए संभव नहीं है। और मैंने तो सुना है कि आप ब्रज भाषा में कविताएं लिखते हैं, जबकि सरस्वती पत्रिका में तो खड़ी बोली की कविताएं प्रकाशित होती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि यदि आप मुझे आश्वासन दें कि मेरी कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो जाएगी, तो मैं ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखने की अपेक्षा खड़ी बोली में भी कविताएं लिख सकता हूँ। और मैं रसिकेंद्र नाम से कविताएं लिखता हूँ। तब द्विवेदी जी ने कहा कि अब रसिकेंद्र आदि नाम लिखने का ज़माना चला गया है, आप अपना मूल नाम ही लिखें और खड़ी बोली में कोई कविता मुझे लिखकर भेजें। मैं कविता की गुणवत्ता देखकर उसे पत्रिका में प्रकाशित करने पर निर्णय करूँगा। हुआ भी ऐसा ही। गुप्त जी ने हेमंत शीर्षक से एक कविता लिखी और उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास मैथिली शरण गुप्त नाम से भेजा। उन्होंने रसिकेंद्र की जगह अब
मैथिली शरण गुप्त नाम ही लिखा। द्विवेदी जी की बात को उन्होंने माना और द्विवेदी जी ने उस हेमंत शीर्षक नामक कविता को कुछ सुधार करके सरस्वती पत्रिका में स्थान दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि खड़ी बोली में मैथिली शरण गुप्त जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुई उसका शीर्षक था हेमंत। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और गुप्त जी का संबंध निरंतर जारी रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त जी के साहित्यिक गुरु भी बन गए और उन्हें अच्छी कविता लिखने के गुर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गुप्त जी को दिए। और लगभग सन 1921 तक, ये बात सन 1905 की थी जब उनकी पहली कविता सरस्वती पत्रिका में छपी, और उसके बाद 1921 तक लगभग 16 साल में गुप्त जी की कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपती रही। इस दौरान लगभग 300 कविताएं गुप्त जी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी 1921 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं भारत भारती या जयद्रथ वध या साकेत, ये सब जो जब तक पुस्तकाकार में प्रकाशित हुई उससे पहले इनकी जो कविताएं हैं वो सरस्वती पत्रिका में छपती रही। तो इसलिए सरस्वती पत्रिका का और मैथिली शरण गुप्त जी का बहुत निकट का संबंध रहा है। इसके अतिरिक्त इंदु, प्रताप, इन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी गुप्त जी की कविताएं छपती रहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के गुप्त जी के जीवन में महत्व के बारे में ये पंक्तियां स्वयं गुप्त जी ने ही कही थी। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मतलब यह था कि यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आशीर्वाद गुप्त जी को नहीं मिलता तो वे इस तरह की रचनाएं नहीं कर सकते थे। यह तो बात हुई कि उनकी खड़ी बोली में रचना यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हुई। अब हम एक एक करके जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। उनकी पहली जो काव्य संग्रह आया, काव्य संग्रह का मतलब आप समझते हैं कि जिसमें कई सारी कविताओं का संग्रह हो उसे काव्य संग्रह कहते हैं। तो उनका पहला काव्य संग्रह आया जिसका नाम था रंग में भंग, और ये 1910 में प्रकाशित हुआ। और इस काव्य संग्रह में उन्होंने अपने अतीत के गौरव गान की ऐसी लहर देशवासियों के मन में उठाई कि देशवासी अपनी हीनता को भूल गए और अपने अतीत के गौरव गान में आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस काव्य संग्रह की 2 पंक्तियां मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसके आधार पर इस काव्य संग्रह की थोड़ी सी विशेषता आप जान सकते हैं। नाम सुन चित्तौड़ का आज भी जादू भरा, नाम सुन चित्तौड़ का आज भी जादू भरा, चमक जाती चंचलासी चित्त में करके त्वरा, चमक जाती चंचलासी चित्त में करके त्वरा। तो रंग में भंग इस काव्य संग्रह के बाद उनकी एक कृति आई जिसका नाम है जयद्रथ वध। और इस जयद्रथ वध नामक रचना में भी उन्होंने कथा तो महाभारत से ली है, लेकिन इसमें भी अपने अतीत का और भारत का गौरव गान किया है और देशवासियों को जागृत करने की, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। इसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा।
वाचक प्रथम सर्वत्र ही, जय जानकी जीवन कहो। फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इन पंक्तियों को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार की देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं गुप्त जी ने उस समय में लिखी। और आप यदि उस समय के बारे में विचार करेंगे तो वह समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राष्ट्रवाद का और आंदोलनों का उस समय जन्म हो रहा था। बंग भंग से की त्रासदी से अभी देश उबरा भी नहीं था, और उस समय गुप्त जी ने इस प्रकार की कविताएं लिखी थी देशवासियों में एकता जगाने के लिए, और उनमें अपने गौरव, जो अतीत का गौरव है, उसको जगाने के लिए उन्होंने ये कविताएं लिखी थी। इसके बाद गुप्त जी का एक और जो सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह आता है, भारत भारती। ये भारत भारती सन 1914 में प्रकाशित हुआ। इसकी रचना उन्होंने 1912 में ही कर ली थी, लेकिन इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। और इस भारत भारती के 3 खंड थे, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य का खंड। अतीत खंड में हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसके गौरव का वर्णन था। वर्तमान खंड में वर्तमान में जो विषमताएं समाज में आ गई थी उन सब का वर्णन किया गया है। और उसके बाद भविष्य खंड में उन्होंने समाज को अतीत से प्रेरणा लेते हुए संदेश ग्रहण करने की बात कही है। और यह भारत भारती इतनी प्रसिद्ध हुई कि गांव के लोगों ने, जो कि अनपढ़ थे, उन्होंने भी इसको सुन सुनकर इसकी बहुत सारी पंक्तियां याद कर ली। जो उस समय, क्योंकि देश परतंत्र था और उस समय आंदोलन भी होते थे, प्रभात फेरियां भी होती थी, तो उन प्रभात फेरियों में और आंदोलनों में गुप्त जी की भारत भारती की पंक्तियों को लोग नारों के रूप में प्रयोग करते थे। उनकी पंक्तियों को दोहराया जाता था, जलसों में उनकी भारत भारती का गायन होता था। और ये भारत भारती इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसके प्रकाशित होने के 2 महीने बाद प्रथम संस्करण की सारी प्रतियां बिक गई। फिर इसका दूसरा संस्करण भी निकालना पड़ा, और गांधी जी स्वयं इसकी पंक्तियां याद किए हुए थे। तो इस प्रकार से ये भारत भारती गुप्त जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह आया। और इस काव्य संग्रह की भी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। हा लेखनी हृत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृग कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए पड़े हों भाव जो।
भारत भारती की कुछ और पंक्तियाँ जो कि अत्यंत प्रसिद्ध हैं और मेरे ख्याल से प्रत्येक हिंदी के विद्यार्थी को ये पंक्तियाँ पता ही होंगी, उन्हें भी मैं दोहराना चाहूँगा। हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना ज्ञात पूरा है नहीं, हम कौन थे यह ज्ञान तो फिर भी अधूरा है नहीं। तो इन पंक्तियों में भारत भारती का सारांश आप जान सकते हैं कि हम क्या थे ये हम भूल चुके हैं और अब हम क्या हो गए हैं ये हमें विचार करने की ज़रूरत है, और हमें अभी क्या बनना है इन सभी समस्याओं पर विचार करना चाहिए। और इन्हीं समस्याओं पर विचार करने के लिए गुप्त जी ने भारत भारती की रचना भी की है। भारत भारती के बाद जैसा कि मैंने बताया कि सन 1921 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी भी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे और गुप्त जी की कविताएं निरंतर उनके सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती रही। लेकिन उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादकत्व पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद गुप्त जी की कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपना कम हो गई, क्योंकि संपादकों को यह लगा कि इनकी कविताओं से कहीं अंग्रेज सरकार नाराज ना हो जाए। तब गुप्त जी की पत्रिकाएं कविताओं को प्रकाशित करने का कार्य गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया, जो कि प्रताप पत्र का संपादन करते थे। विद्यार्थी जी के पत्र का जो प्रथम वाक्य होता था, जो कि शीर्षक वाक्य होता था, उसको भी गुप्त जी ने ही लिखा था। और वो वाक्य इस प्रकार था, जिसमें नहीं देश प्रेम और ना देश के प्रति अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। तो आप ये सब रचनाएं तथा गुप्त जी का समाचार पत्र के शीर्षक के रूप में लिखा हुआ यह वाक्य स्पष्ट दर्शाता है कि गुप्त जी एक देशभक्त कवि थे, और यही कारण रहा कि उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद गुप्त जी की एक और काव्य संग्रह पंचवटी सन 1925 में प्रकाशित हुआ, और पंचवटी भी कई मायनों में एक बड़ी ही विशेष और महत्वपूर्ण रचना थी। मैं पंचवटी की भी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता के वनवास के दौरान पंचवटी में बिताए गए समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, सम्मुख उसके स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध सा योगी बना दृष्टिगत होता है। ये पंक्तियां उन्होंने विशेष रूप से लक्ष्मण के लिए लिखी, और लक्ष्मण की विशेषताओं को किस प्रकार से उन्होंने इन 4 पंक्तियों में समेटकर हमारे सामने रख दिया, ये बड़ी ही एक महत्वपूर्ण बात है। और इसी से इस पंचवटी जो काव्य संग्रह इसका महत्व भी बढ़ जाता है। इसमें प्रकृति के दृश्यों पर भी एक बहुत ही सुंदर पंक्तियां, जो कि लगभग सभी हिंदी के जानने वाले पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, उन्हें भी मैं दोहराना चाहूँगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती
हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मस्त पवन के झोंकों से। प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण इसमें गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि गुप्त जी ने बहुत सी कविताएं स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण के लिए लिखी और प्रकृति के सुंदर सुंदर चित्रों को उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने काव्य संग्रहों में प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त 1916 में, अब हम 1925 पर थे जहां उन्होंने पंचवटी की रचना की। इससे पहले 1916 में उन्होंने किसान नामक एक काव्य संग्रह की रचना की। उसमें भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण उन्होंने किया कि किस प्रकार से किसान केवल मेहनत करता है और उस मेहनत का परिणाम, उस मेहनत का लाभ कोई और उठाता है और किसान आज भी दरिद्र है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो यह भी कहा जाता है कि यदि भारतीय साहित्य का नहीं तो कम से कम हिंदी साहित्य का यह पहला ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें कोई दलित किसान नायक है। अर्थात यदि हम बात करें कि ऐसी रचना जिसमें दलित किसान को नायक बनाया गया हो, सर्वप्रथम रचना कौन सी थी, तो मैथिली शरण गुप्त जी की किसान नामक ये काव्य रचना ही ऐसी पहली रचना मानी जाती है। इसके बाद सन 1931 में उन्होंने साकेत नामक खंड काव्य की रचना की। विद्वानों ने इसे महाकाव्य की संज्ञा भी दी। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, और क्योंकि इस खंड काव्य में अयोध्या में हुए घटनाक्रम जो कि श्री राम के जीवन से संबंधित है, उनके अयोध्या में हुए घटनाक्रम से संबंधित वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम भी साकेत ही हुआ। लेकिन अन्य राम काव्यों से साकेत सर्वथा भिन्न है, क्योंकि इसमें उन्होंने अब तक उपेक्षित रही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चित्रण किया है और उसको सीता से भी बढ़कर बताया है। क्योंकि सीता ने तो अपना भाग ले लिया था, अपना अधिकार ले लिया था, क्योंकि वह राम के साथ चली गई थी, और उर्मिला को तो लक्ष्मण के साथ जाने का भी अवसर नहीं मिला, उसे तो वह भाग भी नहीं मिला। तो उर्मिला के हृदय का और उसके चरित्र का जितना सुंदर वर्णन साकेत में गुप्त जी ने किया है वह अतुलनीय है। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। साकेत में उर्मिला क्या कहती है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। तो इस प्रकार से हमने साकेत की बात की। उसके बाद 1936 में जब उनकी आयु 50 वर्ष की हुई तो महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया। सभी जो अन्य साहित्य प्रेमी थे उन्होंने भी उनके मान सम्मान में एक सभा का आयोजन किया और उन्हें सम्मानित किया गया। 1937 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार मिला, जो कि उन्हें साकेत पर दिया गया। सन 1940 में उन्होंने नहुस नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की। फिर उन्होंने एक काव्य ग्रंथ जिसका नाम कुणाल है उसकी रचना की। यशोधरा नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की, जो कि फिर से एक नई प्रकार का प्रयोग था। यशोधरा हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है, और गौतम बुद्ध रात में अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को सोते हुए अकेला छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए थे। उसके बाद यशोधरा की क्या मनोदशा थी, उस मनोदशा को गुप्त जी अंकित करने में सफल सिद्ध हुए। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो कि बड़ी प्रसिद्ध हैं।
सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, क्षत्रिय धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस तरह से यशोधरा के मनोभावों का चित्रण करने के लिए उन्होंने यशोधरा नामक काव्य ग्रंथ लिखा। इसके पश्चात उन्होंने जो जय भारत नामक एक ग्रंथ की रचना की, एक काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ 1952 में। और इस जय भारत में महाभारत की कथा वर्णित है। इसमें युद्ध और शांति और युद्ध की आवश्यकता क्यों है, युद्ध किस प्रकार से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन सब बातों पर बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से गुप्त जी ने विचार किया है। इसके बाद उनका एक और काव्य संग्रह आता है विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम है। और जिस प्रकार से उन्होंने साकेत में उर्मिला की व्यथा, यशोधरा में यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी की व्यथा और का वर्णन किया, ऐसे ही उन्होंने विष्णु प्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया की व्यथा को उकेरा है। और विष्णु प्रिया इस काव्य ग्रंथ में किस प्रकार के मनोभाव रखती हैं, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, मेरे भाग मुंदे मुझ में तो खुले सब में। उसकी मनोदशा यशोधरा से बिल्कुल अलग है कि मेरा मानना है कि यदि मेरे भाग मुझ में बंद होते हैं, मुंदे मुझ में बंद होते हैं, तो वे भाग सबके लिए खुल जाते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे समाज के लिए कार्य किया और यही बात सार्थक हुई कि विष्णु प्रिया के भाग पूरे समाज में खुल गए, वो सबके लिए सौभाग्य बन गया। तो इस तरह से हमने चर्चा की है कि गुप्त जी ने की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी और उन रचनाओं की क्या क्या विशेषताएं थी। एक और बात कि गुप्त जी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलते हुए देखना चाहते थे। और संसद में जब अंग्रेजी को पुनः 15 वर्ष के लिए राजभाषा घोषित किया गया, तब केवल गुप्त जी ही थे जिन्होंने राज्यसभा में इस प्रस्ताव का विरोध किया। और हिंदी के प्रति, खड़ी बोली हिंदी के प्रति गुप्त जी पूरी तरह से समर्पित थे। उन्होंने बहुत प्रयास किए हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर साहित्य सेवा भी की और व्यक्तिगत प्रयास, राजनीतिक प्रयास भी उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किए। तो इस प्रकार से हमने गुप्त जी की पूरी साहित्यिक यात्रा को देखा है। उन्होंने कुछ ऐसे संदेश भी दिए हैं जो कि मानव मात्र के लिए संदेश हैं। और उनकी एक कविता जो कि सबको बहुत ही अच्छा संदेश देती है, और शायद आज के दिन वर्तमान समय में हम सबको उसकी आवश्यकता भी है, उसी प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे भी वह कविता बहुत प्रिय है, तो वो कविता मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को। जग में रह कर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो।
कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। यह कविता मनुष्य को आगे बढ़ने का और मानवता का ही संदेश देती है, और मनुष्य मनुष्य में भेद भी नहीं दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने एक और रचना लिखी, काबा और करबला। इसमें उन्होंने जो मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म में जिनको बड़ा ही आदरणीय माना जाता है, उन मोहम्मद साहब की प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त एक गुरुकुल नामक काव्य लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने सिखों के 10 गुरुओं की प्रशंसा की, प्रशस्ति की। तो हम ये भी देखते हैं कि गुप्त जी सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि वह राम भक्त थे, लेकिन उनमें किसी प्रकार की संकीर्णता या एक धर्म को लेकर कट्टरता गुप्त जी में नहीं थी। और इसी बात को हम उनके मानवतावाद से जोड़ सकते हैं। तो यदि आप संक्षेप में गुप्त जी की विशेषताओं को बिंदुवार देखना चाहें तो इस प्रकार से हो सकती हैं कि आप उनके राष्ट्र प्रेम के बारे में बता सकते हैं कि जो हमने भारत भारती में, या विद्यार्थी जी के प्रताप का जो प्रथम वाक्य था उसके रूप में देखा, या फिर पंचवटी में भी जिस तरह से उन्होंने अपने अतीत का गौरवगान किया वो सब देखा। प्रकृति चित्रण में हम गुप्त जी की वे कविताएं सम्मिलित कर सकते हैं जिनमें प्रकृति चित्रण है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम उनकी गांधीवादी विचारधारा को भी देख सकते हैं। गांधीवादी विचारधारा में हम क्या देखते हैं कि क्योंकि वे गांधी जी से तो प्रभावित थे ही, ये भी माना जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में उस समय गांधी जी और साहित्य के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त समान रूप से कार्य कर रहे थे राष्ट्र के लिए। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा का अपने साहित्य में भी प्रयोग किया है। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि जब राम अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने सत्याग्रह करके, जैसे गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग करते थे, अयोध्या वासियों ने भी सत्याग्रह करके राम को रोकना चाहा। और एक और उदाहरण हमारे सामने आता है कि जिस तरह से गांधी जी आत्मनिर्भरता पर बल देते थे, उसी का चित्रण उन्होंने साकेत में किया है। साकेत की सीता के हाथ में उन्होंने तकली और चरखा ये सब दिया है, और सीता की पंक्तियां हैं उसमें कि औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने भी पैरों पर खड़ी अपने आप ही चलती हूँ। तो सूत काट कर और चरखा चलाकर सीता वनवास का समय व्यतीत करती है। आत्मनिर्भरता की बात वहाँ पर की गई है। तो गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव हम गुप्त जी पर देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम उनके मानवतावाद को देखते हैं। मानवतावाद में आप क्या लिख सकते हैं कि क्या बता सकते हैं कि मानवता के लिए ही गुप्त जी कार्य करते थे। वे किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष की बात नहीं करते थे, अपितु संपूर्ण मानवता की बात करते थे। किसान चेतना, यानी इसको हम सामाजिक चेतना से जोड़ सकते हैं कि समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं, उन दबे कुचले वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य भी गुप्त जी ने लिखा है। अछूतोद्धार की बात जिस प्रकार से गांधी जी करते थे, वैसी ही बात गुप्त जी भी करते थे। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी। तो इस प्रकार की बात गुप्त जी करने वाले थे। इसके अतिरिक्त
नारी चेतना उनकी हम देख सकते हैं। मैंने आपको विष्णु प्रिया, यशोधरा और साकेत की तीनों नारी पात्रों के बारे में बताया। अच्छा, उनकी कुछ प्रसिद्ध दो पंक्तियां ये भी गुप्त जी ने ही लिखी हैं और आप सभी इनको जानते ही होंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां इतने वर्ष पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी ये पंक्तियां प्रासंगिक हैं और प्रत्येक हिंदी जानने वाला इन पंक्तियों को भी जानता है। तो नारी विषयक चित्रण गुप्त जी का अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त हम गुप्त जी की कुछ और विशेषताओं में ये भी बात देखते हैं कि उन्होंने विषयों की विविधता ली। उनके काव्य में विषयों की विविधता है, किसान हो या राष्ट्र प्रेम हो या फिर कोई पौराणिक कथाएं हो, तो या फिर संसद में कही गई उनकी कविताएं जो कि कभी वित्तीय बजट को लेकर थी या कभी चीन के द्वारा आक्रमण किया गया उसके ऊपर थी। तो विषयों की विविधता हमें गुप्त जी के काव्य में देखने को मिलती है। इसके बाद काला अनुसरण की क्षमता, कि समय जैसा होता है उसका अनुसरण गुप्त जी ने किया, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक कविताएं लिखते रहे, कभी द्विवेदी युग में, कभी छायावादी युग में, प्रगतिवादी युग में, प्रयोगवादी युग में। तो जैसा समय आया उसी के अनुसार उन्होंने अपनी कविता को भी ढाला। तो कालानुसरण की एक अद्भुत क्षमता हमें गुप्त जी में दिखाई देती है। एक विशेषता हम गुप्त जी के काव्य में देखते हैं अतीत के गौरव गान की, और उस अतीत के गौरव गान के माध्यम से प्रेरणा ग्रहण करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की, सुंदर बनाने की प्रेरणा उनके काव्य में सर्वत्र हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो हम विशेषता देखते हैं हिंदी के प्रति उनका योगदान, हिंदी के विकास में उनका योगदान, उसके ऊपर भी एक बिंदु में चर्चा की जा सकती है। और जहाँ तक भाषा शैली इत्यादि की बात है तो खड़ी बोली में उनके अतुलनीय योगदान का तो हम परिचय ले ही चुके हैं। साथ ही सभी तरह के अलंकारों का, जो हमारे भारतीय अलंकार हैं उसके साथ साथ जो पाश्चात्य अलंकार हैं जैसे मानवीकरण अलंकार, विशेषण विपर्यय अलंकार, इन सभी अलंकारों का भी हम उनके साहित्य में दर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक रस की बात की जाए तो जितने भी 9 रस हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित हैं, 9 के 9 रस, चाहे वो श्रृंगार रस है, करुण रस है, चाहे विभत्स रस है, रौद्र रस है, उन सब का वर्णन हमें गुप्त जी के काव्य में जगह जगह और देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक छंदों की बात करें, नए और पुराने सभी तरह के छंदों का गुप्त जी ने प्रयोग किया है। और भाषा में जहाँ तत्सम शब्दावली है, वहीं तद्भव शब्दों से भी भाषा जनमानस के निकट आ गई है। और उनकी कविताएं इतनी सरल हैं, इतनी सरलता से उन्होंने कविताएं लिखी हैं और इस तरह के छंद में लिखी गई, इस तरह की गायन शैली में कविताएं लिखी गई हैं कि वे एक बार पढ़ते ही जुबान पर चढ़ जाती हैं और स्वयं ही व्यक्ति उनको गुनगुनाने लगता है। इस प्रकार की कविताएं गुप्त जी लिखते थे। तो अंत में गुप्त जी की एक कविता जो कि हमारे देश के सौंदर्य को, हमारी मातृभूमि के सौंदर्य को लेकर लिखी गई बहुत ही मुझे प्रिय कविता है, वह भी मैं अंत में प्रस्तुत करना चाहूँगा। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि सत्य ही तू, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो हिंदी के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी जो कि राष्ट्र कवि हैं, उन सब की भी जय हो। धन्यवाद।